पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, 2 माइनस कर दोगे वहां से, 2 अननोन आप माइनस कर दोगे। ठीक है, ये हो गया। केस 4 बचा है इसका। 3 केस अपन ने देख लिया। अपन क्या देख रहे हैं, आपको याद दिला देता हूं क्या पढ़ रहे हैं। अपन पढ़ रहे हैं इंटरनल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। सबसे केस 1 में लिया था 2D ट्रस, केस 2 में लिया था 3D ट्रस, केस 3 में लिया था अपन ने 2D रिजिड फ्रेम, और केस 4 में लेते 3D रिजिड फ्रेम, 3D रिजिड जॉइंटेड फ्रेम। लास्ट केस अपना ये स्टैटिक इनडिटरमिनेसी का। उसके बाद में अपन देखेंगे काइनेटिक इनडिटरमिनेसी। फिर इन सबके अपन क्वेश्चन देखेंगे सबसे बाद में, है ना। केस 4, केस 4 आपका क्या हो जाएगा, केस 4 3D रिजिड जॉइंटेड फ्रेम। केस 4 आपका हो जाएगा 3D रिजिड जॉइंटेड फ्रेम, 3D रिजिड जॉइंटेड फ्रेम। थ्री डी रिजिड जॉइंटेड फ्रेम आपका हो जाएगा। अब देखिए क्या निकालना चाह रहे हैं अपन, अपन निकालना चाह रहे हैं डीएसआई पढ़ रहे हैं, तो डीएसआई क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस। उनमें से अपन क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशंस जो है अपने पास में, जो अवेलेबल इक्विलिब्रियम कंडीशंस है, उनको अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देते हैं, है ना। यही अपन कर रहे हैं। चलिए तो डीएसआई क्या है, इन 3D रिजिड जॉइंटेड फ्रेम, 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 each member has 6 internal reaction, each member has 6 internal reaction, 6 इंटरनल रिएक्शन। ठीक है, कौन कौन से 3D रिजिड जॉइंटेड फ्रेम में ईच मेंबर 6 इंटरनल रिएक्शन रखता है। अब देखो कौन कौन सी इंटरनल रिएक्शन रहती है। एक तो आपके पास में एक्सियल फोर्स हो गया, एक तो क्या रहता है एक्सियल फोर्स, एक्सियल फोर्स, है ना। 6 इंटरनल रिएक्शन, एक्सियल फोर्स पहला। दूसरा रहता है आपके पास में शियर फोर्स, शियर फोर्स। अब देखो यार यहां पे जो शियर फोर्स है ना, मान लो एक्सियल फोर्स की, मान लो ये आर वाई रिएक्शंस की वजह से मान लेता हूं, किसकी वजह से, आर वाई वर्टिकल रिएक्शन। अब शियर फोर्स आर एक्स और आर जेड, किसकी वजह से, आर एक्स और आर जेड की वजह से 2 शियर फोर्स आएंगे। तो शियर फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई यहां पे, 2, और एक है आपका एक्सियल फोर्स हो गया। आगे चलते हैं, थर्ड बेंडिंग मोमेंट। अब बेंडिंग मोमेंट तो तीनों डायरेक्शन में फोर्स है ना आपका, उनकी वजह से आएंगे। एक्स डायरेक्शन में फोर्स, वाई डायरेक्शन में फोर्स एंड जेड डायरेक्शन में फोर्स, या फिर तीनों डायरेक्शन में जो रिएक्शंस है। ठीक है, आप यहां कंफ्यूज मत होना, मैं यहां पे फोर्स और रिएक्शन दोनों को एक ही चीज बोल रहा हूं यहां पे। ठीक है, क्योंकि जो इंटरनल रिएक्शन है, वो इंटरनल रिएक्शन क्या है आपके पास में, इंटरनल अननोन फोर्स ही तो है वो। ठीक है, तो यहां से आप कंफ्यूज ना होना। ठीक है, तीसरा हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट। थर्ड आपका क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट। अब देखो किस किस वजह से बेंडिंग मोमेंट, आर एक्स की वजह से, आर वाई की वजह से और आर जेड की वजह से। 3 बेंडिंग मोमेंट आएंगे ना, इसको मैंने क्या नाम दिया है, बेंडिंग मोमेंट 1, इसको मैंने नाम दे दिया बेंडिंग मोमेंट 2, और इसको मैंने नाम दे दिया बेंडिंग मोमेंट 3। तो कितने हो गए यहाँ पे, 3 बेंडिंग मोमेंट हो गए आपके पास में। एक एक्सियल फोर्स हो गया, 2 शियर फोर्स हो गए, और 3 आपके पास में क्या हो गए, बेंडिंग मोमेंट आ गए। 3 आपके पास में क्या हो जाएगी, बेंडिंग। तो टोटल अननोन रिएक्शंस कितनी हो गई, रिजिड फ्रेम की बात करता हूं मैं, तो इंटरनल रिएक्शन कितनी अननोन हो गई आपके पास में, 6 आपके पास में इंटरनल रिएक्शंस अननोन हो गई आपके पास में। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसके बाद में। ठीक है, अगर अब देखो वही चीज है, क्लोज्ड लूप आपकी जितने, एक लूप में कितने अननोन है, 6, 2 लूप हो गए तो 12,
3 लूप है तो 18, तो 6 इंटू में सी कर देते हैं अपन, 6 इंटू में सी, और सी क्या है, नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप है, सी क्या है, नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप है आपके यहाँ पे, ठीक है। देन हेंस ईच क्लोज्ड लूप विल हैव, हेंस ईच क्लोज्ड लूप, हेंस ईच क्लोज्ड लूप विल हैव, each closed loop will have 6 internal indeterminacy, 6 internal indeterminacy, 6 internal indeterminacy, है ना। तो DSI की अगर मैं बात करता हूं ना, तो DSI कितना हो जाएगा, 6 इंटू में C हो जाएगा आपका, आपका DSI कितना हो जाएगा, 6 इंटू में C, तो C यहां पे क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप आपका हो जाएगा, नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप आपका हो जाएगा। इफ सम ऑफ द जॉइंट्स आर हाइब्रिड, इफ सम ऑफ द जॉइंट्स, इफ सम ऑफ द जॉइंट्स आर हाइब्रिड, अगर आपके कुछ जॉइंट कैसे हैं, हाइब्रिड है, if some of the joints are hybrid, then some internal reactions, then some internal reaction, then some internal reaction will be reduced, then some internal reaction will be reduced, तो आपकी इंटरनल रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी अगर हाइब्रिड जॉइंट है, ठीक है। हेंस DSI विल बी रिड्यूस्ड, है ना, क्या लिख सकते हैं अपन, hence DSI will be reduced, hence DSI will be reduced, तो DSI की बात कर लेते हैं अपन, तो DSI कितना हो जाएगा, सॉरी 6 इंटू में C माइनस RR, ये क्या हो गया आपका, DSI हो जाएगा, 6 इंटू में C माइनस RR कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे RR क्या है, RR आपका यहां पे है नंबर ऑफ रिलीज्ड रिएक्शन, RR यहां पे है नंबर ऑफ रिलीज्ड रिएक्शन, या फिर अननोन ही बोल दो, है ना, फोर्स बोल दो, रिएक्शन बोल दो, अननोन बोल दो, सारी एक ही चीज है। अब देखो 3D के लिए अगर RR का अपन फॉर्मूला बनाते हैं ना, तो क्या फॉर्मूला आता है, 3 इंटू एम डैश माइनस 1, 3 इंटू एम डैश माइनस 1, इसका क्या कर देते हैं फिर, समीशन कर देते हैं, मतलब हर एक जॉइंट के ऊपर आप 3 इंटू एम डैश माइनस 1 करोगे और फिर उनको ऐड कर दोगे। मान लो 10 जॉइंट पे आपके हाइब्रिड जॉइंट है, तो पहले जॉइंट पे 3 मल्टीप्लाई बाय एम डैश माइनस 1, कितने मेंबर मिल रहे हैं, उसमें से एक कम करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस सेम दूसरी चीज जॉइंट पे करना है, प्लस सेम तीसरे जॉइंट पे करना है, एंड सो ऑन अपन ये करते जाएंगे। तो ये अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी आपका यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है ना। अब देख लेते हैं अपन यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं जिसके अंदर सब आ जाएंगे, है ना, तो याद करना आपके लिए आसान रहेगा। चलिए एक टेबल देख लेते हैं, उस टेबल के अंदर सारी चीजें कंसीडर आपकी हो जाएगी। तो अल्टरनेट अप्रोच फॉर DS, अल्टरनेट अप्रोच फॉर DS के लिए आपकी क्या देखनी है, अल्टरनेट अप्रोच क्या है DS के लिए, तो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर DSE और DSI। तो देखते हैं यहां पे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर की अपन बात करते हैं, उसके बाद में DSE, उसके बाद में DSC, फिर क्या हो जाएगा DSI आपका हो जाएगा, DSE एंड DSI आपका हो जाएगा, ये ना, ठीक है। और सबसे लास्ट में DSE प्लस DSI। पहला हो जाएगा 2D ट्रस, 2D ट्रस, DSE आपका क्या हो जाएगा RE-3, DSE आपका हो जाएगा
आर ई माइनस 3। 2D ट्रस के लिए चलो मैं सारे लिख देता हूं यहां पे, 2D ट्रस, 3D ट्रस, 2D रिजिड फ्रेम, और नंबर 4 क्या हो जाएगा, 3D रिजिड फ्रेम। 4 ही तो केस देखे थे अपन ने, चारों को मैंने साथ में ले लिया। इस वाले कॉलम में अपन क्या देख रहे हैं, एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। इस वाले कॉलम में क्या देख रहे हैं, इंटरनल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। टोटल डीएस क्या हो जाएगा आपका, डीएस ई प्लस डीएस आई आपका हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो टोटल डीएस इक्वल टू डीएस ई एक्सटर्नल प्लस डीएस आई आपका इंटरनल। ये टोटल आपका डीएस हो गया। यहां पे ये आपका क्या हो गया, टोटल डीएस आपका यहां पे आ गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखो 2D ट्रस के लिए डीएसई अपन कितना लिखते हैं, आर ई माइनस 3 लिखते हैं। और 3D ट्रस के लिए मैं एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी लिख देता हूं यहां पे, पहले सब किया ना, तो यहां पे कितना लिखेंगे, आर ई माइनस 6, आर ई माइनस 6 ही लिखेंगे अपन। ठीक है, 2D रिजिड फ्रेम की, 2D रिजिड फ्रेम की अगर बात करते हैं तो 2D रिजिड फ्रेम के लिए कितना लिखेंगे अपन, डीएससी 2D रिजिड फ्रेम के लिए आर ई माइनस 3 एंड आर ई माइनस 6, यही लिखते हैं ना अपन। अरे जो अपन कर रहे हैं ना, जो अभी किए हैं उसकी बस टेबल बना रहा हूं मैं एक, ताकि सारी चीजें आपके साथ पास में एक साथ हो यहां पे। ठीक है, चीजें आपके अच्छे समझ आए। तो आर ई माइनस 3 एंड आर ई माइनस 6 ये अपने डीएससी लिखा। अब डीएस आई देखिए आप, डीएस आई 2D ट्रस के लिए कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी, 2D ट्रस के लिए डीएस आई कितना हो जाएगा, 2D ट्रस के लिए कितना लिखा था आपने, एम माइनस 2J माइनस 3, यही वैल्यू हो जाएगी आपकी, एम माइनस 2J माइनस 3। अब डीएस, अब पहले अपन यहां पूरा लिख लेते हैं ना, डीएस आई आपका कितना हो जाएगा इसका। 3D ट्रस के लिए कितना लिखा था आपने डीएस आई, 3m माइनस, सॉरी 3m नहीं, क्योंकि आपका अगर 3D है ना तो भी अननोन रिएक्शन तो जितना मेंबर है ना उसके बराबर ही रहेगा ना यार। तो m माइनस 3J माइनस 6, आर ई माइनस 2D रिजिड फ्रेम कितना हो जाएगा आपका, 3 इंटू में C, इसके लिए कितना लिखते हैं अपन, 3 इंटू सी माइनस आर आर, 2D रिजिड फ्रेम के लिए। अब देखो इसको मेंबर एंड जॉइंट में कन्वर्ट करते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं इसको, मेंबर एंड जॉइंट में अपन इसको कन्वर्ट करते हैं, 3 इंटू सी माइनस आर आर, इसको मेंबर एंड जॉइंट में अपन कन्वर्ट करके लिखते हैं। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 इंटू सी माइनस आर आर, तो यहां देखिए आप 3 इंटू सी, ठीक है, तो इसको अपन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या मैं इसको अगर मतलब जॉइंट में कन्वर्ट करना, मेंबर जॉइंट में, फिर ट्रस की फॉर्म में लिखना, ऐसा बोल सकता हूं मैं, दोनों क्या है एक ही चीज है। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, 3m, इसको मैं लिख सकता हूं 3m माइनस 3J माइनस 3 माइनस आर आर, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूं मेंबर एंड जॉइंट की फॉर्म में। इसको मैं अगर लिखता हूं, यहां मैं लाइन खींच देता हूं, ये अगर मैं इसको लिखता हूं तो इसकी डीएसआई क्या हो जाएगी 3D रिजिड फ्रेम की, 6 इंटू सी, 6 इंटू सी माइनस आर आर, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी यहां पे, 6m माइनस 6J माइनस 6 माइनस आर आर, ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको। ठीक है, देखो लिखा कैसे अपन ने, देखो 3 इंटू सी माइनस आर आर, ये क्या आपके पास में, ये डीएसआई है। तो अब यहां पे देखो 3 इंटू सी क्या है अपने पास में, ये अननोन वैल्यू है ना ये, तो 6m है ना, ये 6 इंटू सी अननोन है। तो मैं क्या कर रहा हूं इसको, देखो 6 इंटू एम, 6m, ये आपके पास में क्या है अननोन है, माइनस 6J माइनस 6, ये आप ऑलरेडी काम में ले चुके हो, और माइनस आर आर अपन कर देंगे। अब देखो टोटल डीएस की बात करते हो तो सबको ऐड कर दो, आर ई माइनस 3 प्लस एम माइनस 2J प्लस 3। तो अगर आप इनको ऐड करते हो तो देखो कितना हो गया, ये माइनस 3 और ये प्लस 3 हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो गया। तो देखो क्या बच गया, एम प्लस आर ई, एम प्लस आर ई
एम प्लस आर ई माइनस 2j, एम प्लस आर ई माइनस 2j। 3D ट्रेस के लिए अगर अपन इसको ऐड करते हैं दोनों को तो क्या हो जाएगा, एम प्लस आर ई माइनस 3j। ऐसे अपन 2D रिजिड फ्रेम के लिए ऐड करते हैं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 3m प्लस आर, 3m प्लस आर आर ई माइनस 3j। और आर आर भी अगर माइनस करते हो तो माइनस आर आर हो गया आपका ये। इसके लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6m प्लस आर ई माइनस 6j माइनस आर आर। इसको आप मेंबर एंड जॉइंट की फॉर्म में इसे लिख सकते हो। अब देखिए अपन ने क्या करा, स्टैटिक में सारी चीजें अपन ने पढ़ ली, ठीक है। अब डिग्री ऑफ काइनेटिक इनडिटरमिनेसी अपन देखते हैं। अपना है नेक्स्ट डिग्री ऑफ काइनेटिक इनडिटरमिनेसी। डिग्री ऑफ काइनेटिक इनडिटरमिनेसी, डिग्री ऑफ काइनेटिक इनडिटरमिनेसी, डिग्री ऑफ काइनेटिक इनडिटरमिनेसी की बात करते हैं, ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डीके से लिखते हैं। किससे लिखते हैं इसको, डीके से अपन लिखते हैं, डीके से अपन इसको लिखते हैं। तो देखो क्या है, इट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल, इट रेफर्स टू दी, it refers to the total number of, it refers to the total number of available degree of freedom, total number of available degree of freedom, available degree of freedom at all joints, at all joints, at all joints, हर जॉइंट के ऊपर, ठीक है। मान लो किसी स्ट्रक्चर के अंदर डीके 10 आ रहा है, मतलब उसके अंदर सारे जॉइंट के ऊपर अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं तो कितनी है, 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी वहां पे क्या है, हर एक जॉइंट के ऊपर है, ठीक है। देखो इट इज इक्वल टू द, it is equal to the, it is equal to the total number of, it is equal to the total number of, it is equal to the total number of unrestrained, total number of unrestrained, total number of unrestrained displacement components, unrestrained displacement component, unrestrained displacement component at all joints, at all joints, unrestrained displacement components at all joints। तो देखो क्या बोल रहा है ना, ये स्टेटमेंट में क्या दिखा रहा है कि डीके किस चीज को शो करती है कि किसी भी जॉइंट के ऊपर टोटल अनरिस्ट्रेंड डिस्प्लेसमेंट कितना पॉसिबल है, टोटल अनरिस्ट्रेंड डिस्प्लेसमेंट, टोटल नंबर ऑफ अनरिस्ट्रेंड डिस्प्लेसमेंट किसी भी जॉइंट के ऊपर कितना है, वो किस चीज को शो करता है, वो डीके को शो करता है, ठीक है। चलिए यहां पे हो जाएगा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। और यहां पे अपन देखते हैं इस कॉलम में डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल, डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल। सबसे पहली टाइप की स्ट्रक्चर में लिखता हूं 2D ट्रस, 2D ट्रस। दूसरी टाइप की मैं लिखता हूं 3D ट्रस, और तीसरी टाइप की मैं लिख रहा हूं 2D रिजिड फ्रेम, 2D रिजिड फ्रेम। और चौथे टाइप की है
3D रिजिड फ्रेम, 3D रिजिड फ्रेम, तो डिस्प्लेसमेंट कितने पॉसिबल है? 2D रिजिड फ्रेम में आपका डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, यही पॉसिबल है ना? थोड़ा इसको छोटा लिख देता हूं यार, डीके भी लिखना है साइड में। डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल, और इधर लिखेंगे अपन डीके। यहां पे क्या आपका डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल, कितना डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल। तो अगर आपका 2D ट्रस है ना, तो 2D ट्रस आपका हर एक जॉइंट पे डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई, दो डायरेक्शन में आपका वो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई। और 3D ट्रस है तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड, तीन डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। ठीक है, 2D फ्रेम की अगर बात करते हैं तो 2D फ्रेम में कितना हो जाएगा? डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एंड थीटा जेड। और अगर मैं 3D रिजिड फ्रेम की बात करता हूं तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड एंड थीटा एक्स थीटा वाई एंड थीटा जेड आपका डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। तो देखिए यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितने पॉसिबल है, कितना डिस्प्लेसमेंट यहां पे पॉसिबल है? डेल्टा एक्स कोमा डेल्टा वाई 3D ट्रस, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। ठीक है, और 2D रिजिड फ्रेम में डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एंड थीटा जेड। एंड 3D रिजिड फ्रेम है आपका तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड थीटा एक्स थीटा वाई एंड थीटा जेड आपका पॉसिबल है। तो डीके की अगर बात करते हैं ना, तो देखो डीके एक जॉइंट पे कितने? दो है, तो दो जॉइंट पे कितने हो जाएंगे? 2J माइनस, और जहां पे रिएक्शन अवेलेबल है वहां तो होंगे नहीं, तो आर ही माइनस करेंगे। 3D ट्रेस है, एक जॉइंट पे कितने हो रहे हैं? तीन हो रहे हैं, तो जे नंबर ऑफ जॉइंट है तो 3J माइनस कितना हो जाएगा? आर ही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब 2D रिजिड फ्रेम के लिए 3J माइनस आर ही, और इसके लिए होता है 6J माइनस आर ही। बस ये आपने देख लिया डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल एंड देखिए ये आपका यहाँ पे होता है। अब देखिए अब यहाँ पे अगर मान लो ये आपके पास तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे ऐसा दे देता है एग्जाम में कि एक्सियल डिफ्लेक्शन इग्नोर्ड है ना, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये डी के लिखा है, ये कब है? जब एक्सियल डिस्प्लेसमेंट आपके हो रहे हैं। और अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और दे देता है क्वेश्चन में कि एक्सियल डिफ्लेक्शन आपका हो रहा है ना, सॉरी इग्नोर्ड हो रहा है, इग्नोर करके चल रहे हैं, तो उस केस में फिर अपन क्या करते हैं? माइनस नंबर ऑफ मेंबर्स भी कर देते हैं। इसको नोट करके लिख ले, इसको नोट करके लिख लेते हैं। इफ in the question, if in the question it is mentioned that
axial deflection, that axial deflection of members is ignored, then we will subtract number of members, कौन से नंबर ऑफ मेंबर्स, जिनका whose axial deflection is ignored, उनको अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। सबट्रैक्ट नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम डीके में से अपन क्या करेंगे, वो मेंबर माइनस कर देंगे जिनका एक्सियल डिफ्लेक्शन क्या करा हुआ है, इग्नोर करा हुआ है, उन मेंबर्स को अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं इसी नोट में, सेकंड पॉइंट, इफ एक्सियल डिफ्लेक्शन इग्नोर्ड मेंबर, इफ number of members is m double dash whose axial deflection is ignored, ठीक है। then डीके इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, डीके इक्वल टू जो भी वैल्यू आ रही है आपकी, है ना, मान लेते हैं मैं यार वैल्यू 2j माइनस आर ही मान लिया मैंने, माइनस एम डबल डेस कर दूंगा, किसके लिए, 2D ट्रस के लिए। डीके इक्वल टू 3j माइनस आर ई, और इनमें से एम डबल डेस माइनस कर दूंगा, ये किसके लिए है, 3D ट्रस के लिए है, ठीक है। डीके इक्वल टू 3j माइनस आर ई माइनस एम डबल डेस कर दूंगा, ये किसके लिए है, ये 2D रिजिड फ्रेम के लिए, 2D रिजिड फ्रेम के लिए है। डीके इक्वल टू 6j माइनस आर ई माइनस एम डबल डेस है, ये किसके लिए है, ये है 3D रिजिड जॉइंटेड फ्रेम, ये है 3D रिजिड जॉइंटेड फ्रेम, ठीक है। आगे अपन देखते हैं इसमें, नेक्स्ट अपन लिखते हैं, एट supported joint displacement components are not available, displacement components are नॉट अवेलेबल, इसलिए तो आपने आर ई माइनस करा है, आर ई माइनस इसीलिए तो करा है अपन ने, ठीक है। आर नॉट अवेलेबल इन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस, इन द डायरेक्शन ऑफ reaction, that's why RE is subtracted, that's why RE is subtracted, that's why RE is subtracted from the maximum possible, from the maximum possible, from the maximum possible
from the maximum possible displacement components in the structure. Maximum possible displacement component in the structure. Maximum possible displacement component in the structure. In above analysis, joints are considered rigid. In above analysis, joints are considered rigid. Joints are considered rigid in case of the frame. In case of the frame. In case of the frame. If some of the joints are hybrid, if some of the joints are hybrid, then decay will increase. Then decay will increase by RR. अब देखिए यार, यहाँ पे पहले तो अपन ने क्या करा था, हाइब्रिड जॉइंट की वजह से तो अपन ने क्या करा था, इंटरफेरेंस को कम करा था, ठीक है। अगर हाइब्रिड जॉइंट आ गए मतलब वहां पे अब डिस्प्लेसमेंट और पॉसिबल है, जब और पॉसिबल है तो फिर तो डीके बढ़ जाएगी, डीके नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही तो है, ठीक है। डीडे विल इंक्रीज बाय आरआर, ठीक है। सो फाइनल फॉर्मूला है ना, सो अब मैं डीके के लिए अगर फाइनल फॉर्मूला लिखूं तो क्या लिखूंगा, देखो यहां पे है ना, अगर मैं लिखता हूं तो 3J माइनस RE, ये किसके लिए लिख रहा हूं मैं, ये 3D ट्रस या फिर 2D रिजिड फ्रेम दोनों के लिए ना, माइनस M डबल डिस, अगर एक्सियल डिफॉर्मेशन इग्नोर करा हुआ तो, अगर जॉइंट्स आपके हाइब्रिड है तो ये आपका मास्टर फॉर्मूला है, ये आपको लगाना है और डीके आपका कैलकुलेट हो जाएगा, स्ट्रक्चर का डीके आपका यहां पे कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखिए यहां पे ये किसके लिए फॉर्मूला है, दिस इज, ये फॉर्मूला किसका है, 3D ट्रस एंड 2D रिजिड जॉइंटेड फ्रेम, एंड 2D रिजिड जॉइंटेड फ्रेम, 2D रिजिड जॉइंटेड फ्रेम, 3D ट्रस एंड 2D रिजिड जॉइंटेड फ्रेम के लिए, ठीक है। और लिख लेते हैं अपन डीके लिख लेते हैं सबका, तो डीके इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2J माइनस RE माइनस M डबल डेस प्लस RR। ये किसके लिए है, ये है फॉर 2D ट्रस के लिए ना, फॉर 2D ट्रस के लिए ना। डीके इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6J माइनस RE माइनस M डबल डेस प्लस RR। ये किसके लिए आपका, फॉर 3D रिजिड जॉइंटेड फ्रेम, फॉर 3D रिजिड जॉइंटेड फ्रेम, ठीक है। ये देख लिया अपन ने कंप्लीट इसके बारे में, ठीक है।